हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस बट इन द केस ऑफ हेलो एल्केन्स। जो रिएक्शंस होती हैं हेलो एल्केन्स की, उनमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, एलिमिनेशन होती हैं, रिएक्शन विद मेटल्स होती हैं। बट हमारा आज का कंप्लीट फोकस रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। तो सबसे पहले जो ये दो वर्ड्स आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल एंड सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी जो ऐसी जगह पर अटैक करेगी सबस्ट्रेट के जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। और न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिप्लेस करेगा, नाम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट। तो जो ऑलरेडी कोई न्यूक्लियोफाइल अगर है हमारे एल्काइल ग्रुप के साथ, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल सपोज करो ROH है, तो जो नया न्यूक्लियोफाइल आएगा वो जाकर इसकी जगह पर बैठ जाएगा, इसको रिप्लेस करेगा। इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर यूजुअली हम जो सबस्ट्रेट लेते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट लेंगे मेन, जिससे हम आगे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, वो हमारे पास हेलो एल्केन होगा, यानी RH। एक्स यहाँ पर हेलोजन है। और हेलोजन क्यों लेते हैं? ये बहुत ही अच्छे गुड लीविंग ग्रुप्स होते हैं। और हेलोजन्स में भी आपको एक सीरीज़ दिखेगी। आयोडाइड जो होता है वो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, फ्लोरीन सबसे पुअर लीविंग ग्रुप होता है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। और ये टेबल मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लेकर रख सकते हैं, बहुत ही इजी है और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि क्यों पोटाशियम साइनाइड जो है वो बनाता है नाइट्राइल, जबकि सिल्वर साइनाइड जिसके पास सेम न्यूक्लियोफाइल है वो जाकर बना देता है आइसोनाइट्राइल। वैसे ही क्वेश्चन पोटाशियम नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड से आता है कि पोटाशियम नाइट्राइड हमेशा जाकर एल्काइल नाइट्राइड बनाएगा, बट सिल्वर नाइट्राइड जाकर नाइट्रो एल्केन देता है प्रोडक्ट में। ऐसा क्यों है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उस शॉर्ट वीडियो में, आप जाकर वापस से देख लीजिएगा। तो हमने यहाँ से देखा कि ठीक है, रिएजेंट्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स निकालते हैं और उनके बेस पर हमारा एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कुछ न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे हैं जिनमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं जो दो जगह से अटैक करते हैं, जैसे कि हमारा साइनाइड, ठीक है, और नाइट्राइड ग्रुप। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मैकेनिज्म्स क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो तरीके से हमें पता चले कि वो दो तरीक़ों से प्रोसीड करती है। तो उन दोनों तरीक़ों में से सबसे पहले हम हमेशा SN2 स्टडी करते हैं। SN1 और SN2 दोनों होती है, बट पहले SN2 स्टडी करते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए, हमारा एक बेस फॉर्म हो जाए। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहो या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहो, मतलब एक ही है, SN2। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर। तो अब बायोमोलिकुलर का मतलब क्या है? वहाँ से हमें पता चलता है कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी मीन्स कि रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन की किस स्पीड से रिएक्शन चलेगी, वो डिपेंड करता है दोनों की कंसंट्रेशन पे। दैट इज़ जो हमने पहले रिएक्टेंट लिया सबस्ट्रेट, उस पर जिस न्यूक्लियोफाइल ने, रिएजेंट्स के जिस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वो इन दोनों के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। इसलिए हम इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। हमारे पास एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन पर जब हाइड्रोक्साइल आयन अटैक कर रहा है, हाइड्रोक्साइल आयन आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजोगे लिखकर कि कौन से रिएजेंट्स हैं जो हाइड्रोक्साइल आयन को जनरेट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो क्लोरोमीथेन पर जब हाइड्रोक्साइल आयन अटैक करता है तो मिथेनॉल बनता है और क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है। और ये छोटा सा एक नोट है कि जो सॉलिड वेज होता है उस बॉन्ड का मतलब होता है कि वो पेपर से ऊपर बाहर की तरफ उभर रहा है, और जो डैश्ड लाइन की तरह होता है उस बॉन्ड का मतलब होता है वो पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। ठीक है, SN2 हमें पता चल गया, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, सब कुछ हमें पता चल गया। और हमें ये पता करना है कि अब ये मैकेनिज्म कैसे कैसे हमारी प्रोसीड होती है SN2 रिएक्शन। तो मैकेनिज्म की हम जब भी बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ आपने याद रखना है, SN2 से 2 का बिल्कुल ऑपोजिट 1। ये चीज़ भी मैंने आपको एक शॉर्ट्स में, छोटे से शॉर्ट्स में मैंने दोनों का डिफरेंस करवाया है, बहुत इजी है, वो जाकर आप ज़रूर देखें। SN2 वर्सेस SN1। तो 2 से आपने याद रखना है एक ही स्टेप होगा इसमें। इसमें एक ही स्टेप में सारा काम होता है। जो आपका हेलो एल्केन है क्लोरोमीथेन, उस पर हाइड्रोक्साइल आयन अटैक करेगा और ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। जो बीच वाला सेंटर है यहाँ पे कार्बन है। इस कार्बन के आप देख सकते हैं एक टाइम पे अभी 5 बॉन्ड्स हैं। एक बॉन्ड जो क्लोरीन के साथ वो ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोक्साइल आयन के साथ ये दूसरी साइड से बॉन्ड
फॉर्म कर रहा है, B फॉर ब्रेकिंग, F फॉर फॉर्मेशन, और जो बाकी 3 बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के साथ वो इसके पास ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर कार्बन के पास 5 बॉन्ड्स हो चुके हैं। ये हाईली अनस्टेबल होती है ट्रांजिशन स्टेट्स, ये इंटरमीडिएट नहीं है, रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं कहते हैं इनको, ये आइसोलेट नहीं करी जा सकती हैं, और कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने ये प्लेनर एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो कार्बन क्लोराइड जिस टाइम पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी टाइम पे जो कार्बन और हाइड्रोक्साइल आयन है उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है साइमल्टेनियसली, और एंड में फिर फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इन्वर्जन कन्फिगरेशन के साथ, वो अल्कोहल बनाएगा और साथ में क्लोराइड आयन बाहर चला जाएगा। आप एक तरीके से इसे ऐसा देख सकते हो जैसे कि जो हाइड्रोक्साइल आयन है वो आया है एक हवा के झोंके की तरह एक साइड से, और जैसे ही वो अप्रोच करता है क्लोरोमीथेन के कार्बन को, तो जैसे क्लोरोमीथेन का कार्बन आप सपोज कर सकते हो एक अम्ब्रेला है, तो ये खुला हुआ है, आप एक हाइड्रोक्साइल आयन एक हवा के झोंके की तरह आया और इसने पहले अम्ब्रेला को सीधा किया, फिर उसके बाद ये जाकर उस अम्ब्रेला के ऊपर अटैक ही कर गया, तो ये अम्ब्रेला जो है वो उल्टा हो गया आपका। पहले आपका अम्ब्रेला कुछ इस तरीके से था, हवा का झोंका आया हाइड्रोक्साइल आयन का, तो ये पहले स्ट्रेट हो गया और बाद में उल्टा हो गया, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। ठीक है, तो याद रख लिया SN2 से कि वो एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप में क्या होगा, आपका हेलो एल्केन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और उसी स्टेप में इन्वर्जन हो जाएगी। क्लियर है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं SN2 के, बस इतनी ही सी ही थी ये रिएक्शन, है ना। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, और ये साइमल्टेनियस ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इसमें हो रही है। एक साइड से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दूसरी साइड से बॉन्ड जुड़ रहा है एक ही टाइम पे। इसमें एक कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जिसमें कार्बन के 5 बॉन्ड्स हैं और 3 कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बने हैं वो एक ही प्लेन पे है। कन्फिगरेशन जो है वो इन्वर्ट हो रही है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। ट्रांजिशन स्टेट्स कैसी होती हैं, अनस्टेबल और दे कांट बी आइसोलेटेड। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, अच्छा कन्फिगरेशन क्या होता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, कई बार इसकी डेफिनेशन आ सकती है। तो आपने ये बताना है कि जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है फंक्शनल ग्रुप्स की किसी भी कार्बन के अराउंड, उसे हम कन्फिगरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कन्फिगरेशन कुछ इस तरीके से थी और नेक्स्ट में प्रोडक्ट में इसकी कन्फिगरेशन चेंज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन चीज़ों से SN2 रिएक्शन जो है वो अफेक्ट होती है। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास आएगा प्रेजेंस ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स या एल्काइल ग्रुप्स। जितने ज़्यादा बल्की ग्रुप्स होंगे ना उतना कम आपकी SN2 की रिएक्शन का रेट होगा, यानी कि बल्की ग्रुप्स होंगे SN2 नहीं हो पाएगी। बल्कि ग्रुप्स नहीं है, एल्काइल ग्रुप्स बड़े बड़े नहीं लगे हैं, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, तो वहाँ पर SN2 होगी। लेस बल्की ग्रुप मतलब SN2, ज़्यादा बल्की ग्रुप्स आगे पता चलेगा SN1। ठीक है, लेस बल्की ग्रुप्स SN2 और कम ज़्यादा बल्की ग्रुप्स मतलब SN1। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो कम अगर बल्कि होगा ना ग्रुप तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक ईजिली कर पाएगा, इसको जगह मिल जाएगी अटैक करने के लिए। बट अगर ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है हमारे, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। चलिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि मिथाइल सबसे ज़्यादा अच्छे से SN2 रिएक्शन करवाता है, फिर प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी हैलाइड। सेकेंड जो चीज़ है जो अफेक्ट करती है SN2 की रिएक्शन को, वो है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड है फॉर सेम एल्काइल ग्रुप। सपोज करो कि आपके पास एक ही एल्काइल ग्रुप है, CH3 ही है, या तो मतलब सेम एल्काइल ग्रुप्स है बट चेंज क्या हो रहा है, हेलोजेंस चेंज हो रहे हैं। ये आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है या फ्लोरीन है। तो अब इसके केस में कौन सी वाली जो कौन सा हेलो एल्केन है जो प्रेफर करेगा SN2 को ज़्यादा, तो SN2 को हमेशा RI प्रेफर करेगा। आप आगे देखोगे तो दोनों SN1 और SN2 RI में सबसे ज़्यादा अच्छे से होती हैं। ठीक है, तो RI फेवर्स बोथ SN1 एंड SN2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन का बहुत बड़ा साइज होता है एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ देम, है ना, उस वजह से ये जल्दी लीव कर जाता है। ठीक है, तो ये इजीली SN2 रिएक्शन कर लेगा। अब नेक्स्ट अप है हमारे पास
SN1 रिएक्शन। तो नाम से बिल्कुल वैसे ही पता चलेगा, S फॉर सब्सटीट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 1 फॉर यूनिमोलिकुलर, पहले बाईमोलिकुलर था। तो यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होगा कि एक ही इसका ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये फॉलो करेगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है SN1 रिएक्शन, SN2 2 से याद रखा 1 स्टेप, SN1 1 से याद रखना है 2 स्टेप की होगी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, उसमें ये रिएक्शन करवाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, ताकि आगे सॉल्वेशन हो सके, हमारे सॉल्वेशन हो सके हेलोजन्स की, हेलोजन को ईजिली निकाल दिया जा सके। तो यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है यहाँ पे, इससे पता चलता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। रेट किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो कौन सा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यानी कि हेलो एल्केन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। SN2 जो है हेलो एल्केन और न्यूक्लियोफाइल पे कर रहा था, बट जो SN1 है उसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं, सिर्फ हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसलिए इसे हम यूनिमोलिकुलर या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक, हम एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन यानी कि, इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ, 3 कार्बन है, ठीक है, और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल यानी कि एक ही कार्बन पे हमारे पास ब्रोमीन भी है, ठीक है, और इसी पे हमारे पास एक और मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। वेट अ सेक, ये, ठीक है, यहाँ पे CH3। तो ये हमारे पास कुछ जो हमारा सबस्ट्रेट है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, हमने यहाँ से नंबरिंग करी है। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, है ना, नॉमेनक्लेचर मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊँगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो मैं एक पूरी डिटेल वीडियो नॉमेनक्लेचर पर ही रखूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे ही ब्रोमीन ग्रुप है, सेकंड नंबर पर ही मिथाइल ग्रुप है, तो पहले B लिखते हैं, फिर उसके बाद M पे आएंगे, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, उसके ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल कौन है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। ये जाकर अटैक करेगा और ये क्या बनाएगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, और ब्रोमीन की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दैट इज OH। अब ये बनाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, और ब्रोमाइड आयन जो है आपका बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन है। अब हम देखेंगे ये हुआ कैसे, मैकेनिज्म क्या है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, हम अब स्टडी कर रहे हैं SN1 रिएक्शन। तो SN1 से आपने याद रखना है, 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है 2 स्टेप, ऑपोजिट चीज़ें, है ना। 1 मतलब यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बट स्टेप्स कितने होंगे, 2 स्टेप्स होंगे, ठीक है। 2 स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दूसरा स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहले कार्बोकेटायन बनेगा, जगह बनेगी न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करने के लिए, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में हम देख सकते हैं हमारे पास जो ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, इसको हमने ओपन करके लिख लिया है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, है ना। तो इसमें हमने इसको ओपन करके लिख लिया है, सपोज करो ये है मिथाइल ग्रुप, ये भी है मिथाइल ग्रुप, और इधर भी मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ ब्रोमीन है। तो सबसे पहला स्टेप है कार्बोकेटायन बनना है। कार्बोकेटायन जो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो कैसे आएगा, ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन साथ लेकर भाग जाएगा, ठीक है। तो Br नेगेटिव की फॉर्म में ये भाग गया, देखो निकल गया। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों लेकर भागा, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर कमी हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोकेटायन बन गया। और कार्बोकेटायन देखो, पहले जो है हमारा ये 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जो था, इसका जो कार्बन है सेंटर वाला, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, सारे सिंगल बॉन्ड्स थे, है ना। बट अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 हो गई, और ये प्लेनर और एकाइरल कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो कार्बोकेटायन और ब्रोमाइड आयन अलग अलग हुए, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। और याद रखना कि जो पहला स्टेप है ये स्लो स्टेप है और रिवर्सिबल स्टेप है। तो जो स्टेप स्लो होता है, जो स्टेप रिवर्सिबल होता है, वही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एंड में फाइनलाइज करता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्लो स्टेप। स्लो स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, तो स्लो स्टेप पे क्या चीज़ आ रही है, सिर्फ हमारे पास सबस्ट्रेट ही है, यानी RX
हेलो एल्केन के ऊपर ही डिपेंड करेगा, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ हेलो एल्केन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो स्लो स्टेप है उसमें सिर्फ हेलो एल्केन यूज़ हो रहा है, उससे हमारा कार्बोकेटाइन निकल रहा है। ठीक है, अब सेकंड पे अब हमारा कार्बोकेटाइन रेडी हो गया अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल के लिए। न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और बना देगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई क्लियर SN1 रिएक्शन के लिए। ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन था ये। अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स हम साइड वाइज SN2 के साथ रिलेट करते जाएंगे। सबसे पहला है, इसको हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए इसको कैरी आउट करने के लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। वाई? क्योंकि जो ये हेलोजन ग्रुप है ना, इसकी सॉल्वेशन करानी है, सॉल्वेशन, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, सॉल्वेशन करवानी है इसकी ब्रोमीन की। तो वो कैसे करवाते हैं, जो आपके पास प्रोटोन होता है हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट्स में से, प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स जो प्रोटोन दे सकें, H दे सकें, और H जो है H पॉजिटिव किसको सॉल्वेट करेगा, जाकर हेलोजन को निकालने में मदद करेगा, Br नेगेटिव को निकालने में मदद करेगा, इसी को हम कहते हैं सॉल्वेशन। तो इसके लिए हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अप हमारे पास है कि कितने स्टेप्स में होती है SN1 रिएक्शन। 2 स्टेप्स में होती है। पहला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो स्लोएस्ट और रिवर्सिबल स्टेप होता है, इसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो फास्ट स्टेप होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लोएस्ट स्टेप, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। तो ये कौन सी काइनेटिक्स कहलाएगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। थर्ड है इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पर, SN2 में नहीं बना था, SN1 में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन की फॉर्म में। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है उस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है SN1 रिएक्शन में। ठीक है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमें कैसे पता चलेगी, अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर एक जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज है, कार्बोकेटाइन बनाया है हमने। ठीक है, और दूसरी जगह हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया एक हाइड्रोजन को निकाल के। अब क्या होता है, यहाँ देखो आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है वो सब चीज़ें भी आप चाहते हो मैं डिटेल में कवर करूँ तो वो भी मैं आपके साथ कवर कर लूँगी डिटेल में। ठीक है, तो जो ये एल्काइल ग्रुप है इनकी एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा पुश करेंगे कार्बन की तरफ। कार्बन के पास अभी एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो एल्काइल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के थोड़े से कार्बन की तरफ बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको दिखेगा कार्बन भूखा है तो वो थोड़ा सा इसको खाना अपना शेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो जितने एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो उतना ज़्यादा कार्बन के साथ अपना खाना शेयर करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, उस वजह से ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो, तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। समझ रहे हो, इसीलिए मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर कम एल्काइल ग्रुप्स हैं जैसे मिथाइल था तो वहाँ पे आपका SN2 रिएक्शन होगी, बट अगर ज़्यादा, यहाँ पे देखो कम एल्काइल ग्रुप्स हैं SN2 हो रही है, ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स हैं तो क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा अब, है ना, सारे के सारे ये इंडक्टिव इफेक्ट इसको करेंगे। तीन एल्काइल ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं कार्बन को, अपना खाना शेयर कर रहे हैं, तो जो कार्बन की भूख है वो थोड़ी कम हो जाएगी और ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है और रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, जो आपकी पहले कन्फिगरेशन थी वैसी की वैसी कन्फिगरेशन रहेगी। ठीक है, ऐसा अगर था तो अभी भी जो बाद में अल्कोहल बना है हमारा वो भी सिमिलर कन्फिगरेशन के साथ रहेगा, कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई हवा का झोंका नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे OH है, क्लियर है, सिमिलर कन्फिगरेशन। बट अगर हम ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहें तो रेसिमाइजेशन अकर करती है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो आपने फ़िलहाल के लिए याद रखना है कि रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन चेंज नहीं हो रही, जैसी थी वैसी ही रह रही है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं SN1 को, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डायरेक्टली रिलेटेड है रेट ऑफ रिएक्शन
ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हमने देख लिया जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना अच्छे से हमारी SN1 रिएक्शन होगी। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल यानी कि ज़्यादा एल्काइल्स वाला कार्बोकेटाइन, ज़्यादा R ग्रुप वाला, यानी जिसमें ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हो। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। टर्शरी कार्बोकेटाइन हमारा जल्दी से SN1 रिएक्शन करवाएगा। ठीक है, और जो प्राइमरी होंगे वो कोशिश करेंगे SN2 बनाने की। समझ गए? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया कि एलाइलिक, जैसे जो हमारा नॉर्मल एलिफेटिक उसमें देखें, चेन में देखें तो हमारा जो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो जब हम एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलाइड्स की बात करेंगे, एलाइल आपको पता है क्या होता है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये वाला हमारा एलाइलिक कार्बन होता है और ये वाला हमारा विनाइलिक कार्बन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलाइड्स हैं, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जिनमें हेलोजन जो है वो एलाइल कार्बन के साथ जुड़ा है, यानी कि हेलोजन कहाँ है, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, या तो बेंजाइलिक यानी कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, और बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसमें आपका हेलोजन अटैच्ड है, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हेलाइड्स। ठीक है, तो ये भी SN1 रिएक्शन करवाएंगे। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलाइड्स आल्सो शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके कार्बोकेटाइंस हाईली स्टेबलाइज्ड होते हैं रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ देख सकते हो आप, एलाइलिक हेलाइड में रेजोनेंस हो रही है, वैसे ही हमारे बेंजाइलिक हेलाइड में भी रेजोनेंस होगी। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन बढ़ जाती है। रेजोनेंस कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। चार्ज पहले यहाँ था पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये पूरी रिंग पे चला गया, यहाँ यहाँ। ठीक है, और वैसे ही पहले चार्ज इधर था, फिर इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा उतना ज़्यादा अच्छे से आपका स्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो रेजोनेंस जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है जो तीसरी चीज़ जो अफेक्ट करती है SN1 को, वो है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN1 फॉर सेम एल्काइल ग्रुप बट डिफरेंट हेलोजन। सेम चीज़, जैसे अगर एल्काइल सेम है बट हेलोजन्स डिफरेंट है तो क्या होगा, उस कंडीशन में भी आपके पास सेम ही चीज़ होगी, RI, क्योंकि I जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये SN1 को भी फेवर करेगा। तो बोथ SN1 और SN2 को फेवर करता है आपका RI। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।